पता है दोस्तों, मेरी तरह कई बेवकूफ लोग हैं जिनको लगता है कि इस लोकसभा इलेक्शन का सबसे डिसाइसिव टॉपिक होने वाला है राम मंदिर। मोदी जी और उनके पार्टी के बाकी मिनिस्टर्स भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हिंदुओं को ऑपोजिशन से खतरा है। एक घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग की छाप है, मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है, मुस्लिम लीग की छाप है। हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, भगवान राम को काल्पनिक कहकर। इलेक्शन की मार्केटिंग में भी राम जी यूज हो रहे हैं, पर लोग बोलेंगे कि मोदी जी रिलीजन के अलावा विकास की भी बात करते हैं, तो शायद हम मोदी जी को गलत समझ रहे हैं। इसलिए मैंने बाहर जाकर मोदी जी के सपोर्टर्स से यह पूछा, तीसरी बार बीजेपी गवर्नमेंट क्यों आनी चाहिए? क्या 5 बड़े काम किए उन्होंने? राम मंदिर पहला मुद्दा, सबसे बड़ा, सब में बड़ा, और दूसरा विकास तो हो ही रहा है, वो तो आप लोग सब देख ही रहे हो। ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा देश को पहले देश 135वीं कंट्री पे था, अब दूसरे नंबर पे भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनता जा दूसरे नंबर पे आ गया। पहली बात, हमारे देश की हर देश में वैल्यू है, इज्जत सम्मान है। दूसरी बात, आप इन्होंने राम मंदिर बनवाया। सबसे बढ़िया काम तो बस यही है, एक राम मंदिर बनाया है, वो जो कि कभी नहीं बनता वो आज बन गया। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए अहम? हिंदुओं के लिए बहुत बढ़िया काम था वो। कुल मिला के जो उन्होंने पिछले अपने मैनिफेस्टो में दिया था, राम मंदिर बनाना, धारा 370 हटाना, वो सारा काम किया उन्होंने। तो राम मंदिर है योजना पूर्व जो ये फंसा हुआ था, अब ये 500 साल आगे भी ये याद रहेगा लोगों को कि किसी सरकार ने इसको बनाया, और हमारा ऐतिहासिक धरोहर है। हम तो बहुत गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का नागरिक है, और हिंदुस्तान के हित के लिए अगर कोई प्राइम मिनिस्टर किया है उसको हम बहुत नमन करते हैं। और ये समझ लो कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, कलयुग के राम है मोदी जी। हाँ, मोदी जी कलयुग का राम है, और इनको हम कलयुग में कल की आने वाले थे। कल की आने की जगह जो है उसी का दूसरा रूप ये है। अब जो नहीं देख रहा है वो बात अलग है। अब जो इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूं, उससे पहले कुछ बेसिक आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मैं क्लियर कर देता हूं। पहला, क्या राम मंदिर राइटफुल था? राम जी थे या नहीं, इस पर लोग डिबेट कर सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में जब यह इशू गया तो जजमेंट में इसका मेंशन है कि ब्रिटिश हिस्टोरियन विलियम फॉस्टर की ये बुक ये चीज बताती है, कई ब्रिट ट्रैवलर्स उनके ट्रैवल रिकॉर्ड से ये चीज पता चलती है कि यहां पहले एक राम मंदिर हुआ करता था जहां हिंदू पूजा करते थे। फिर बाद में 1526 में यहां एक मस्जिद बन गई जिसको बाबरी मस्जिद बोलते हैं। प्लस सुप्रीम कोर्ट ASI का रिजल्ट मानता है जो ये चीज बताता है, बाबरी मस्जिद से पहले जैसा बोला जाता है उस जगह कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं बना था। इससे सबसे पहले उस लैंड पर वक्फ बोर्ड का क्लेम खत्म हो जाता है। इसलिए इन शॉर्ट कोर्ट फैसला सुनाती है कि यहाँ राम मंदिर बनेगा, इसलिए अनडिनायबली राम मंदिर राइटफुल है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि उस डिस्प्यूटेड जगह पर कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल बन सकते थे। देखो, मैं अपने आप को एग्नोस्टिक मानता हूं, बट किसी भी चीज पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहता। पर इस आर्ग्यूमेंट का कोर देखा जाए तो ये स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रैशनैलिटी की बात करता है। इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बट इन शॉर्ट मैं आपको ये चीज बताता हूं, हमारी पूरी हिस्ट्री को देखा जाए तो रैशनल डिसीजंस की वजह से हमारी दुनिया में काफी अच्छे बदलाव आए हैं। पर पता है, आज भी हमारे रैशनल सिस्टम्स इतने एफिशिएंट नहीं बने हैं कि वो ह्यूमंस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और आप ये चीज देखोगे, जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और रैशनल होते हैं ना, और अपनी जिंदगी से वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो हमेशा नाहिलिस्ट बन जाते हैं। उनको समझ आ रहा होता है कि इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है। पर उन्हीं की जैसी प्रॉब्लम रखने वाले कुछ लोग जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, उनके जिंदगी जीने के एटीट्यूड में काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगते हैं। उनको एक होप मिलता है, और इन्हीं पॉजिटिव चेंजेस के साथ वो वापस से दुनिया में इंटीग्रेट हो पाते हैं। इसलिए आप देखोगे कई सारे साइंटिस्ट भी थोड़े बहुत स्पिरिचुअल थे। इसलिए सिचुएशन के हिसाब से इन दोनों की ही जरूरत रहती है। अब स्पिरिचुअलिटी से कई सारी चीजें जुड़ी हैं, बट एक चीज काफी क्लोजली जुड़ी है, बिलीव्स। अब कुछ बिलीव्स होते हैं जो रैशनैलिटी की मदद से आराम से मोल्ड किए जा सकते हैं, पर कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन डेथ और वायलेंस की काफी लंबी हिस्ट्री से जुड़े होते हैं, कई बार पार्शियलिटी और इनजस्टिस से भी जुड़े होते हैं। इस वजह से वो बिलीव्स काफी ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, वो इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि उनको सिर्फ रैशनल आर्ग्यूमेंट से खत्म करना ना एक अथॉरिटेटिवनेस का साइन होता है। उसमें लोगों की सहमति आप पा ही नहीं सकते। इसलिए जो राइटफुल चीज थी राम मंदिर बनना, वो बन गया, वो बहुत ही अच्छी चीज थी। अब आता है तीसरा आर्ग्यूमेंट। अब क्योंकि राम मंदिर बन गया है तो हम इसी चीज को लेकर एकदम खुश हो जाएं, पागल हो जाएं,
और देश की बाकी प्रॉब्लम्स को एकदम भूल जाएं, एकदम इग्नोर करें। यह चीज भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर, हमारे हिंदू धर्म में इसके बारे में क्या कहा गया है। पहले तो हिंदू तो जो पर्शिया से या फिर अभी जो ईरान है उससे लोग आए थे इंडिया की तरफ, वो हमें हिंदू बोलते थे। आप जानते हैं कि असल में जो हमारा कल्चर है वो सनातन कल्चर है। अब सनातन के सबसे पुराने और अहम लेख हैं वेदास, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा, ऋग्वेदा। पहले तो ये किसी भी एक इंसान द्वारा नहीं लिखे गए। इनको श्रुति इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको वर्बली एक से दूसरे तक बताया जाता था। फिर बाद में इनको कंपाइल भी करना शुरू कर दिया। इनकी कोई एक स्पेसिफिक और एकदम करेक्ट डेट नहीं है क्योंकि ये लंबे समय तक कंपाइल होते रहे, पर माना जाता है कि ये 2500 BC से 1500 BC तक लिखे गए थे। अब क्या वैदिक कल्चर ये चीज बताता है कि हमारे लिए मंदिर इतने ज्यादा जरूरी हैं? नहीं। पहले तो वेदों के हजारों श्लोकों में मंदिर बनाने के बारे में या फिर मूर्ति पूजा के बारे में कहीं पे भी बात नहीं हुई कि आपको ये करना चाहिए। इसलिए आज जो लोग कृष्ण जी, राम जी या आज के जितने भी भगवानों की हिंदू पूजा करते हैं, उनमें से कोई भी भगवान वैदिक कल्चर में पूजा नहीं जाता था। वेदों में नेचर और एलिमेंट्स की पूजा की जाती थी, इसलिए उनके भगवान थे सूर्य, इंद्र, उषा, ये सब। उन्हीं के लिए वो लोग यज्ञ करते थे और उनके अलग अलग यज्ञों के लिए अलग अलग विधियां होती थीं। और जो हम आज के सनातन धर्म में भगवानों की पूजा करते हैं या फिर कोई भी रिचुअल करते हैं, वो आते हैं स्मृति वाले हिस्से से। इसमें सबसे पहले लिखे गए हमारे एपिक्स महाभारत, रामायण, जो माना जाता है कि 1000 BC से 200 BCE तक लिखे गए। उसके बीच उनमें थोड़े बहुत बदलाव आते रहे। आज के भगवानों की कहानियां मेजॉरिटी पुराणों से आती हैं जो 200 CE में लिखे गए, जिसमें कई चेंजेस हुए, वेरिएशन हुए और लगभग 1500 तक माना जाता है कि यह प्रोसेस खत्म हो गया था। पुराण के बाद ही धर्मशास्त्र आए थे, जैसे मनुस्मृति, जिसमें लिखा है कि राज्य, प्रजा और समाज को कैसे चलाना है। फिर आगे अगम सूत्र और ऐसे ही कई स्क्रिप्चर्स आई। आगे समय बढ़ता है और यह देखा जाता है कि अलग अलग राजाओं के अपने इष्ट देव भी थे, और यह भी देखा गया है कि अलग अलग जगहों में लोग अपने हिसाब से फोक रिचुअल करने लगे थे। जैसे नवरात्रों के टाइम कुछ कम्युनिटीज में तो नॉनवेज एकदम बंद होता है, पर कुछ कम्युनिटीज ऐसी भी हैं जो नवमी के दिन माता के लिए जानवरों की बलि चढ़ाती हैं। मतलब कोई एक रूल नहीं रहा। अब डेट्स पर डिबेट हो सकता है, बट ज्यादातर स्कॉलर ये चीज मानते हैं कि वेद इन सारे स्क्रिप्चर्स से 1000 से 1500 साल पहले आए। इसलिए जो ओरिजिनल सनातन कल्चर था वो आज के सनातनी बहुत पहले छोड़ चुके हैं। ये बोल सकते हैं कि हड़प्पा कल्चर से शंकर जी को पूजे जाने के ट्रेसेस मिलते हैं, पर वैदिक ऋषि कैसे हमारे लिए प्रकृति अच्छे से काम करे तो हम उसको कैसे खुश करें, या फिर ये सब दुनिया क्या है, हम कैसे जिए, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बारे में सोचने वाले लोग रहे हैं। अब ये चीज आप वेदांत के कई हिस्सों में देख सकते हो। जैसे उसमें ये चीज बताई गई है कि ये दुनिया कहां से आई, ये दुनिया कैसे आई और इसको बनाने वाला कौन है, इसके बारे में हाइपोथेसिस बन रही है। अब 8th सेंचुरी में आए आदि शंकराचार्य जी अपने अद्वैत दर्शन में ये क्रिएशन क्या है और ये दुनिया कैसे इल्यूजन है और दुनिया में ये सब चीजें बनाने वाले की इच्छा पूर्ति का तरीका है, इसके बारे में बताते हैं। फिर इसके बाद 11th सेंचुरी में रामानुज आचार्य आए। उन्होंने वशिष्ठ अद्वैत दर्शन दिया, जिसमें उन्होंने आदि शंकराचार्य जी के हाइपोथेसिस पर सवाल उठाया। फिर 13th सेंचुरी में माधव आचार्य जी ने अपने द्वैत दर्शन से पुराने आइडियाज को रीडिफाइन किया। मैं ये नहीं बोल रहा कि वैदिक कल्चर आज के करंट साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से एकदम सही है, बल्कि वैदिक ऋषियों का हमेशा से एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रहा है। मतलब बाकी वर्ल्डली या फिर अब्राहमिक रिलीजियंस की तरह वैदिक सनातन कल्चर डॉगमैटिक नहीं रहा। वो लोग चीजों को लेकर काफी क्यूरियस रहे हैं। इसके बारे में आचार्य प्रशांत भी बताते हैं। वैदिक ऋषियों का बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि उनमें जानने की जिज्ञासा थी। कल्पनाएं कर भी रहे हैं तो कल्पनाओं को उन्होंने खुला छोड़ा है कि उन पर आगे सवाल करे जा सके, फर्दर क्वेश्चनिंग करी जा सके। पर ये जो सवाल उठाने की सोच है ना, वो ये भी बोलती है कि भाई खुद पर भी सवाल उठाओ। और शुरुआत से ही ह्यूमंस ना कभी भी अकाउंटेबिलिटी को पसंद नहीं करते। प्लस तब का समय आज जैसा नहीं था, काफी मुश्किल था, इसलिए लोग काफी ज्यादा डेस्परेट थे। इसलिए कई सारे बाहर के रिलीजन, अब्राहमिक रिलीजन्स की तरह ही इंडिया में भी लोग वो कर्म कांड और विधियों की तरफ ज्यादा झुकने लग गए। भाई मुझे कुछ अपने सवालों का जवाब चाहिए या मुझे कुछ इस दुनिया से चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं जो मेरे से बन पड़ेगा मैं कर दूंगा,
पर जो मैं चाहता हूं वो मेरे को मिल जाए। और जो वेदों को थोड़ा बहुत जानते थे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना सही समझा, इसीलिए सनातन कल्चर इतना ज्यादा बदल गया। पर आज के लोग जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं वो मेजरली हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है ये शुरू तो हुई थी हेडगेवार जी से, बट इसको फेमस किया था वीर सावरकर जी ने। अब सावरकर जी पर आपकी कोई भी ओपिनियन हो, बट उनकी ये चीजें इग्नोर नहीं की जा सकती। वो उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने ब्रिटिश गुड्स को आग लगाया था। 1909 में वो पहले ऐसे इंसान थे जिसने 1857 के रिबेलियन को, जिसको ब्रिटिशर सिर्फ म्यूटनी बोल रहे थे, उसको उन्होंने इंडिया की सबसे पहली आजादी की लड़ाई बताया था। इस किताब से कई लोगों में आजादी की भावना जागी। उनका मानना था कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो उनकी हिंदू कल्चर को सही करने के लिए ना कुछ आइडियोलॉजीज थी। वो एक आर्टिकल में 7 शैकल ऑफ हिंदू सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, हमारी सोसाइटी में कई लोगों के पास वेदों का एक्सेस ही नहीं है और कुछ लोग वेद पढ़ते भी नहीं हैं। हिंदू अपने वैदिक ज्ञान को भूल चुके हैं। वैदिक ज्ञान हर हिंदू के लिए बहुत जरूरी है और हर हिंदू को उसको पढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हिंदू समाज में परिवारवाद बहुत चलता है, इसको खत्म करने की जरूरत है। सोसाइटी और इंडिविजुअल का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि लोगों के मेरिट पर डिसाइड हो कि उनको क्या प्रोफेशन चूज करना चाहिए। इसके अलावा स्पर्श बंदी, शुद्धि बंदी, रोटी बंदी और बेटी बंदी, इन सब में वो ये चीज बोलते हैं, कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी से रिलेटेड हर चीज हिंदुओं को छोड़नी होगी। और सावरकर जी के बारे में मैं बहुत दिन से पढ़ रहा हूं। मैंने एक चीज जानी है कि सावरकर जी की किसी भी आइडियोलॉजी से ये रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता कि मंदिर या हिंदू कल्चर को देश की प्रॉब्लम से बड़ा मानने की जरूरत है। पर असल बात यह है कि आज के जो हिंदुत्व वाले लोग हैं ना, वो एक बिल्कुल नई ब्रीड हैं। पहले तो वो वैदिक ज्ञान को इतना कुछ भाव नहीं देते और सावरकर जी की भी आइडियोलॉजीज को वो सेलेक्टिवली यूज करते हैं। जैसे सावरकर जी ने परिवारवाद के अगेंस्ट बोला है, तो एक ग्रुप को पॉइंट आउट कर वो ये चीज बोलते हैं, पर जब दूसरे ग्रुप्स की बात आती है तो उनको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। और हमारे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के राज में कई सारी अच्छी चीजें हुई हैं, बट एक चीज ये भी हुई है, कुछ अपर कास्ट के लोग नीची जाति वाली लड़की का रेप करते हैं, वो लड़की फिर मर जाती है और इसको छुपाने के लिए वो रात में ही उसका शव जला देते हैं। इस चीज पे भी ये नए हिंदुत्व वाले कुछ नहीं बोल पाते। सावरकर जी अपनी इस बुक में बताते हैं, और ये चीज आप हमारी हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। हमारा पूरा देश अंग्रेज इसीलिए लूट पाए क्योंकि एक तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको पैसा बनाने की खूब समझ थी, पर वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और सिविल डिसऑर्डर के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। और दूसरी तरफ थे प्रिंसली स्टेट्स, जिनको पैसा तो चाहिए था पर पैसा कमाने की उनको समझ नहीं थी, ना वो सोचने में इतना एफर्ट डालना चाहते थे। दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे थे और देश लूट रहा था। और जो आम लोग हैं वो तो प्रजा थी, तो वो तो यही सोच रही थी कि भाई हम क्या ही करें, यही है जिंदगी। बिल्कुल कुछ ऐसी ही सिमिलर चीजें आज भी शुरू हो गई हैं। हमें कोई फर्क, हमें तो रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। अपने शुरुआत के टाइम से ही मोदी जी ये जो 5 साल का चुनाव होता है इससे कभी भी सहमत नहीं रहे हैं। लोकतंत्र ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है कि मैंने आज थप्पा मारा, वोट दे दिया, अब 5 साल बैठे काम करो, 5 साल के पूछूंगा क्या किया है, वरना तो दूसरे को ले आऊंगा। ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। देश की 2 सबसे बड़ी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को सैबोटाज किया जा रहा है। लिकर स्कैम में 2 साल से कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। बोला जाता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला। अब कोर्ट के पेपर्स के हिसाब से ये टेंटेटिवली मिला है, यानी इसका शक है कि ये शायद हो सकता है। अभी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है और इस चीज पर हमारे हिंदू अल्ट्रा प्रो मैक्स इन्फ्लुएंसर भी बोलते हैं। देखिए, मेन बात यह है कि इनकी सारी बातें गलत नहीं है। इनकी ये बात सही है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे लीडर्स को बिना कन्विक्शन के इतने समय तक जेल में क्यों रखा गया है, ये सवाल सही है, ये सवाल जायज है। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि जैसे ही करप्ट लीडर्स बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, उनके सभी केसेस ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं। इनफैक्ट 2015 से 25 ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है और उनके ऊपर जो केसेस लगे थे फिर से गायब हो गए। यानी एक तरफ तो इस इलेक्शन के बाद इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी शुरू हो जाएगी, दूसरी तरफ कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में पहले तो देश की कई सारी कंपनीज हैं। धीरे धीरे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है और इससे बन रही है मोनोपोली। और ये कोई एलन मस्क या ज़करबर्ग वाली इनोवेशन ड्रिवन मोनोपोली नहीं है जिसमें इन बिजनेसमैन ने कुछ इतना अमेजिंग कर दिया कि कोई कर ही नहीं सकता, बल्कि ये कैपिटल ड्रिवन मोनोपोली है
पैसा डाल के कंपनीज ली जा रही हैं। पैसा किसका है? पब्लिक का। और चीप रेट्स पर लोन दिए जा रहे हैं। रूल्स को चेंज किया जा रहा है। अब जैसे कंपनी है जीवीके, इसके पास एयरपोर्ट थे। जब ये कंपनी फेवरेट प्राइवेट प्लेयर के अगेंस्ट गई तो इस कंपनी के पीछे सरकार ने सीबीआई भेज दी। फिर जहां एक प्राइवेट कंपनी सिर्फ एक एयरपोर्ट रख सकती थी, अब फेवरेट प्राइवेट प्लेयर के पास 7 एयरपोर्ट हैं। फिर बाद में संजय सिंह की ही तरह जीवीके को सीबीआई छोड़ देती है क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया होता। अब मोनोपोलीज होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वालिटी में कमी आती है। अब यह है गुवाहाटी एयरपोर्ट जो आता है अदानी ग्रुप के अंडर। ये सारी चीजें आज के हिंदुत्व वाले इग्नोर करते हैं, पर पता है कोई भी सिस्टम ना एफिशिएंट नहीं होता। कोई चीज अगर बहुत अच्छी हो रही होती है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते ही हैं। तो एक बार को मान भी लें कि ये पोलैरिटी एक साइड इफेक्ट है, तो क्या देश में इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं? मतलब क्या आज देश के इश्यूज इतने सीरियस हैं कि हमें उनके बारे में जानने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है? बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, पूरे तरीके से सही था, बहुत अच्छा काम। आर्टिकल 370 हटाया, बहुत सही। क्योंकि 2018 की शुरुआत से नवंबर 2023 को कंपेयर करें तो 81% टेररिस्ट एक्टिविटी कम हुई है, 76% सिविलियंस की डेथ कम हुई है, 72% सिक्योरिटी पर्सनल्स की डेथ कम हुई है। इसी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक भी बहुत अच्छा काम था। चौथा काम, भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 2022 में इंडियन पासपोर्ट की रैंक 87 थी। ये कैसा डंका है? इतना सा छोटा देश जापान, इसके लोग 190 कंट्रीज घूम सकते हैं वीजा ऑन अराइवल। हमारा कभी भी किसी कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ। हम लोग टेररिज्म में कभी इन्वॉल्व भी नहीं दिखते, तब भी हमें लाइनों में लगना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि इंडिया की जीडीपी 8.4% है, बड़ी गर्व की बात है। भाई हम जीडीपी में जर्मनी को टक्कर देने वाले हैं। फिर जीडीपी पर कैपिटा देखते हैं तो असली कहानी सामने आती है। जर्मनी में जीडीपी पर कैपिटा है 54,000। विश्व गुरु भारत की जीडीपी पर कैपिटा है 2700। हम ईरान, इराक, कोलंबिया जैसे देशों से भी नीचे आते हैं। हमारे देश में अमीर बहुत अमीर हो रहे हैं और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हैं। पर इसको ना इनडायरेक्टली लोग अच्छा मानते हैं क्योंकि इस अगले काम को वो लोग अच्छा मानते हैं। पीएमजी की योजना से इंडिया में 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन दिए जाते हैं। एक तरह से ये चीज सुनने में अच्छी लगती है, बट हमारे देश में इतने गरीब लोग हैं कि वो खुद अनाज भी नहीं खरीद सकते। उनकी सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? ऐसी सिचुएशन इसलिए है क्योंकि पहली बात, देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और इसका रीजन है हमारे देश में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। तीसरी प्रॉब्लम मतलब प्रोडक्टिव यूजफुल डेवलपमेंट नहीं हो रही हमारे देश में, पर उधार बढ़ता जा रहा है। इसलिए चौथी प्रॉब्लम इमिग्रेशन। जो भी अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास यंग स्किल्ड लोग हैं वो ये जानते हैं कि पहले तो हमारे देश में परचेजिंग पावर पैरिटी की वजह से उनकी लगी पड़ी है, पर स्टिल हम हर चीज के बदले में टैक्स देते हैं और इसके बदले में हमें कुछ मिलता नहीं है। अपनी जेब से पढ़ाई करो, अपनी जेब से हॉस्पिटल जाओ, अपनी जेब से स्कूल जाओ, फिर बच्चा पैदा हो तो अपनी जेब से उसकी भी पढ़ाई करवाओ। पर जो कंट्रीज इंडिया के जितना टैक्स लेती हैं उधर स्कूलिंग, हेल्थ केयर, ज्यादातर चीजें फ्री होती हैं। अब टैक्स के बदले में फ्री वेलफेयर की बात कर दी तो भैया मुफ्तखोर कहलाएंगे। इसीलिए लोग जयराम जी की करके इंडिया से जा रहे हैं। इंडिया वर्ल्ड माइग्रेशन में नंबर 1 पर आता है और मिलियनियर्स के माइग्रेशन में रैंक 2 पर आता है। पांचवी प्रॉब्लम अग्निवीर। इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी बोल चुका हूं। पर अब बीजेपी के आप पुराने समर्थक की बात सुनिए। जीडी बख्शी जी क्या बोलते हैं इस बारे में? मैन पावर काटो, पैसे फालतू खर्चे हो रहे हैं, उनको लगाओ हथियार बनाने पे। रूस के पास हथियारों की कोई कमी थी? रूस की जीभ बाहर आ गई क्योंकि उसके पास मैन पावर नहीं थी। सिक्स्थ प्रॉब्लम फॉरेन थ्रेट। चाइना ने रिसेंटली एक मैप रिलीज किया, उसमें वो इंडिया के कई हिस्सों को अपना बताता है। वहां चाइना कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है। रिसेंटली इसके बारे में सोनम वांगचुक भी बोल रहे थे। सेवंथ प्रॉब्लम पावर का मिसयूज हो रहा है। एट्थ प्रॉब्लम मीडिया बिक चुकी है। अब इन सारी चीजों से रिलेटेड मैंने 12 मिनट का लगभग डेटा इस वीडियो से हटा दिया। तो अगर आपको डेटा जानना है तो आप इन टॉपिक्स से रिलेटेड ये वीडियोस देख सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये देश के गद्दार लिब्रांडो इन्फ्लुएंसर्स का वीडियो क्यों दे रहा है? दिमाग सही है भाई? अगर आपके हिंदू अल्ट्रा प्रो मैक्स इन्फ्लुएंसर इन इश्यूज पर वीडियोस बना रहे हैं
या उन्होंने बनाई हैं तो मैं वो भी दे देता, पर क्या उन्होंने वो वीडियोस बनाई हैं? एक बार देखते हैं। ये है आज की ताजा खबर चैनल। यहां पे आपको कौन सी वीडियोस दिखती है? बीजेपी वाला हिंदुत्व, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस का मजाक और हिंदू मुस्लिम वाले वीडियोस। ये हमारे श्याम शर्मा जी का चैनल, इस पे भी वही दिखता है। ये जयपुर डायलॉग्स, इस पर भी वही दिखता है। अब पहले ही मैं आपको बोलता हूं, मुस्लिम्स के रैडिकल डूइंग्स, कोई भी नार्सिसिस्टिक मुस्लिम अगर कुछ गलत काम करता है तो स्पेसिफिकली उनके खिलाफ जरूर बोलना चाहिए। और ट्विटर पर सोशल जस्टिस वॉरियर इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि अगर कुछ गलत बोला जाता है या कुछ कोई कर देता है तो वो हिंदू कम्युनिटी का हो तब भी उसको नहीं छोड़ा जाता। आपको कट्टर हिंदू मानते होंगे या फिर दिल से हिंदू जो मानता है, तुम्हें आके कोई प्रमाण पत्र नहीं देगा कि तू हिंदू है, तू नहीं है। तो अब किस बात का डर है? इसलिए मुझे ये चीज बताओ, बीजेपी हिंदुत्व फिर क्या मदद कर रहा है? पता है, लोग ये भूल जाते हैं कि देश में 80% लोग हिंदू हैं, इसलिए देश की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, मेजोरिटी उनको हिंदू ही झेल रहे हैं। बीजेपी हिंदुत्व फॉलो करने से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। आप समझो कि आप मुस्लिम्स के रेडिकल प्रैक्टिस के अगेंस्ट भी हो सकते हो और उसके साथ ही आप लीडर को अकाउंटेबल बनाने के बारे में भी सोच सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी जैसे भी हो या उनकी वजह से जो भी हुआ हो, तब भी मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ट्रंप ने अपने टाइम में 29 प्रेस मीट्स किए हैं। मोदी जी ने 9 साल में एक अनस्क्रिप्टेड प्रेस मीट की है। उसमें भी सिर्फ 3 सवाल मोदी जी से पूछे गए और उनमें से एक का जवाब भी मोदी जी ने नहीं दिया। प्रेस मीट और खुले सवाल जवाब की जरूरत इसीलिए है क्योंकि अगर किसी की गलती पकड़ी नहीं जाती ना तो वो अपनी मनमानी वैसे ही करता रहता है। अच्छा कार्य करें। देखिए, हमारा हिंदुस्तान में जो छोटे भैया नेता है ना, वो हिंदू और मुसलमान करते हैं, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं करता। आप उनके मुंह से कभी नहीं सुने होंगे और ये विकल्प को लेते नहीं है, वो सबके हित के लिए काम करते हैं। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को? मोनार्की से हम डेमोक्रेसी की तरफ इसलिए ही आए हैं कि जो हमारे देश को चला रहा है, वो जो चीजें कर रहा है उनके लिए वो अकाउंटेबल हो, जिससे वो कम से कम गलतियां करे। पर मैं जानता हूं कि ये मेरी नाकाम कोशिश है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं समझेंगे इस चीज को। अब इसके बारे में ऑथर सोल्जरनित्सिन, जो कई टाइम रशियन गुलाग में रहे हैं, वो अपनी इस बुक में बताते हैं अथॉरिटेटिव सिस्टम इसलिए सरवाइव कर पाता है क्योंकि उसमें पहले लोग होते हैं हेल्पलेस। उसमें जिंदगी कितनी खराब है इसके बारे में उनको पता ही नहीं होता, उन तक असलियत पहुंचती ही नहीं है। दूसरे होते हैं इग्नोरेंट लोग। जब ऑथर रशियन आर्किपेलागो जेल में थे, वहां उन्होंने ये देखा कि वहां पे जितने भी लोग हैं उनमें से मेजोरिटी लोग वो हैं जिन्होंने यूएसएसआर के अथॉरिटेटिव रिजीम के खिलाफ कुछ लिखा था या कुछ बोला था। पर वो लोग जब जेल में आते हैं ना तो वो बगावत नहीं करते, उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल बदल जाती है। उसका रीजन उनको ये समझ आया कि जेल में हर एक इंसान के पास डोमिनेंस का इल्यूजन था, यानी गुलाग जेल में एक हायरार्की थी, हर किसी इंसान के पास थोड़ी बहुत पावर थी। तो एक तरफ तो कुछ नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ थोड़ी बहुत पावर मिल रही है, तो वो लोग थोड़ी बहुत पावर में ही खुश थे। जब पिछवाड़े में नहीं होगा तो बीच में काहे कूदा। तीसरे होते हैं पावर सीकर, जिनको ऐसे अथॉरिटेटिव सिस्टम से सीधा सीधा बेनिफिट मिल रहा होता है। हम सवाल पूछना बंद कर देंगे और बिक जाएंगे। अब इसके लिए आप मुझे जी भरकर गालियां दे, पर उन गालियों के नीचे आप ये जरूर लिख देना कि आज अगर राम जी होते या फिर सावरकर जी होते तो वो देश में आज जितने भी आम लोगों के इश्यूज हैं उनको वो एकदम इग्नोर करते।